हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस हियर एंड यू आर ऑल मोस्ट वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। तो लर्नर्स, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको लेसन प्रोवाइड कर रही थी ऑफ 11th एंड 12th कॉमर्स के हर सब्जेक्ट के, आपके बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी के। तो आज भी मैं अपनी वीडियो लेक्चर्स उसी से रिलेटेड लेके आई हूँ। आज का मेरा वीडियो लेक्चर है ऑन द टॉपिक कंपनी और उसके फीचर्स पे। आज हम वीडियो में पढ़ेंगे क्या होती है कंपनी और क्या होते हैं उसके फीचर्स, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो कंपनी है आपका एक तरह का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह से आप अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकते हो। ये आपका चैप्टर 2 है ऑफ क्लास 11th, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत लेंथी चैप्टर है, इसके काफी हद तक मैंने वीडियोस लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और ये मेरी पहली वीडियो देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल पे जाके इस टॉपिक से पहले के और टॉपिक देख लीजिए, जिससे आपको ये टॉपिक देखने में और समझने में आसानी हो। और एक बात फ्रेंड्स, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन इन ऑर्डर टू नेवर मिस एनी न्यू अपडेट। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लर्नर्स, एक बात बता देती हूँ, मैं आपको बता रही थी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, ये मैं आपको इसके फॉर्म्स बता रही थी। और लर्नर्स, 5 तरह के फॉर्म्स होते हैं। आप मेरी पुरानी वीडियोस में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी और लास्ट वन इज योर कंपनी। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो आपका कंपनी हमारा आज का टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। बहुत लंबा चैप्टर था, अब ये खत्म होने को है। इससे पहले मैंने आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के, आपके पार्टनरशिप के, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के या इसके इंट्रोडक्शन के डेफिनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ डेफिनेशन, इसके आपके टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, सुटेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी, पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनर, सब ऑलरेडी बता दिया। आप मेरे चैनल पे कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज का हम टॉपिक पढ़ेंगे कंपनी। तो कंपनी आपका 5th फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। दिस इज द 5th फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा कि लर्नर्स आपको पता था कि फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपके तरीके होते हैं, किस किस तरीके से आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो ये आपका 5th तरीके का बिजनेस है जिससे आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। अब कंपनी क्या होती है, आपने बहुत बार हर ही जगह का नाम सुना होगा कि आपके फादर कंपनी में काम करते हैं, ये इंसान कंपनी में काम करता है, कंपनीज बहुत हैं, आपने नाम सुना होगा। बट क्या आपको कभी भी एक एक्चुअल डेफिनेशन, एक्चुअल मीनिंग पता चला है कंपनी का? नहीं पता चला तो चिंता की कोई बात नहीं है, मैं बता देती हूँ। तो अगर हम अपनी डेफिनेशन पे नजर डालें कंपनी की, तो डेफिनेशन क्या होती है? अ कंपनी is an artificial person which have a perpetual existence and a common seal। ये आपकी इसकी टेक्निकल लीगल डेफिनेशन है जो आपके हर जगह यूज होती है या पूछी जाती है। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि कंपनी क्या होती है, 1 मार्क्स में आपको अगर कंपनी को डिफाइन करना है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट आपकी डेफिनेशन है जो आपके बिजनेस ने दी थी। वो आपके कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच हैव अ परपेचुअल एग्जिस्टेंस एंड अ कॉमन सील। इसमें गाइस, जैसे अगर आप देख सकते हैं तो 3 चीजें आई है आपकी। क्या क्या? 3 टर्मिनोलॉजीज आई है। पहली टर्मिनोलॉजी है आपकी आर्टिफिशियल पर्सन, दूसरी आपकी टर्मिनोलॉजी है इसकी परपेचुअल एग्जिस्टेंस, और तीसरी आपकी टर्मिनोलॉजी है इसकी कॉमन सील। ये तीनों अगर हम यहाँ पे नजर डालें तो आप ये देख सकते हैं, यही तीनों आपके ना जो आज मैं आपको नेक्स्ट करवाओगे फीचर्स वो भी हैं। इधर देखिए ये आर्टिफिशियल पर्सन, इधर देखिए ये भी आर्टिफिशियल पर्सन,
देखिए परपेचुअल एग्जिस्टेंस, 4th नंबर पे आपकी परपेचुअल एग्जिस्टेंस, ये आपकी कॉमन सी, 9th नंबर पे आपकी कॉमन सी। तो अगर आप ये यहाँ पे 3 अच्छे से डेफिनेशन समझ लेंगे कंपनी के, तो आपके फीचर्स में भी काम आ जाएगी, क्योंकि इसी डेफिनेशन से, मैंने ये डेफिनेशन हमेशा मैं स्टूडेंट्स को इसलिए करवाती हूँ क्योंकि इस डेफिनेशन से आपके 3 फीचर्स पे निकल के आ रहे हैं, और फीचर्स अगर आप अपने डेफिनेशन में क्लियर कर लोगे तो आपको उसे अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो समझते हैं कंपनी। देखिए क्या होता है लर्नर्स, अगर हम अपनी बात करें, कोई भी आप कंपनी ले लो, सपोज करो अमूल की कंपनी है, मिल्क की कंपनी है, आज के जमाने में ये एक बहुत बड़ा नाम है, काफी सारे इसके प्रोडक्ट्स है, काफी सारी इसकी यूपीएस है, काफी सारी इसकी वेराइटीज है। आपको पता होगा इसके अंतर्गत कितनी अदर ब्रांचेस होगी, इसके हेडक्वार्टर्स जहाँ पे हो गए, ये बेसिकली तो आपका आपका ग्रेजुएशन का कॉन्सेप्ट है, आपके हायर परचेज में आएगा इन योर बीकॉम एंड बीबीए सेशन, वो भी मैं आपको करवाऊंगी आगे और स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए इसके हेडक्वार्टर्स किसी भी स्टेट में हुए, सपोज करिए अगर इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में हुए, तो ऐसा तो नहीं है कि जो अमूल प्रोडक्ट्स के जो बेनिफिट है वो सिर्फ मुंबई वाले ही उठा सकते हैं, जो इसकी बेनिफिट्स है वो कहीं पे भी हर स्टेट वाले कोई भी उठा सकते हैं ना। तो यहाँ पे जो इसकी दिल्ली हो गया, लेट इट बी, एंड योर यूपी हो गया, एमपी हो गया, यूके हो गया, और भी जितने भी बचे हुए स्टेट्स हैं, तो उसमें आपकी अलग एक इनकी कंपनीज होती है जिसकी हम अपनी डमी कंपनी कह सकते हैं, तो वो जाके ट्रेड करती है। मैं आपको इनका टेक्निकल नाम बता देती हूँ। जहाँ इसके हेडक्वार्टर्स होते हैं वो कहलाती है इसकी होस्ट कंपनी। ये आपके आगे ग्रेजुएशन का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको सिर्फ नाम अभी बताऊंगी। होस्ट कंपनी जो किसी बिजनेस को चलाती है, और जैसे ये इसकी अदर ब्रांचेस हो गए जो कि कंपनी है बट एक पर्टिकुलर स्टेट में कंपनी है, वैसे नहीं है, तो इसकी बची हुई जो कंपनी होगी उन्हें हम क्या कहते हैं, सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी मतलब ये इसका पार्ट होती है, चलती तो ये इसके बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पे ही है, लेकिन ये उस जगह की, उस स्टेट की, उस प्लेस की हेड होती है। अब जैसे अगर हम यूके को कंसर्न करें तो इस कंपनी के अंदर, इसके अंदर भी बहुत सारे एम्प्लॉयज हो गए, इसके अंदर भी बहुत सारे एम्प्लॉयज हो गए, उससे आगे भी लोग हो गए, लेबरर्स भी हो गए, मैनेजर्स भी हो गए, सब लोग हो गए। तो इतने सारे जो लोग होते, इतने सारे जो पर्सन्स मिलके एक लीगल एंटाइटी मतलब एक लीगल टर्म को बनाते हैं, जो हो गई आपकी अमूल, जो है आपकी कंपनी। तो मेरा जो आपका कहने का मतलब था, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, कहने को कोई वो पर्सन तो नहीं होती, ये आपकी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, बट ये आर्टिफिशियल होती है। आप मुझे बताइए लर्नर्स, आर्टिफिशियल क्यों? क्योंकि इसके अंदर वैसे कोई लाइफ नहीं होती, बट फिर भी आप बताओ ये आर्टिफिशियल अगर आपको पर्सोनिफाइड किया गया है इसमें, तो पर्सन क्यों कहलाए? ये पर्सन इसलिए कहलाए क्योंकि ये सारे अदर पर्सन को एम्प्लॉयमेंट देने में और काम करवाने में हेल्प करती है, तो इसलिए ये आपकी आर्टिफिशियल पर्सन कहलाई। आर्टिफिशियल का मतलब हुआ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। After registration, the company gets the status of an artificial person which exists independent of its members. However, it cannot breathe, eat, talk or run, but still it have a lot of features which don't have in other forms of organization. इसका मतलब कि आर्टिफिशियल पर्सन ये तब उससे ठीक उसी समय से कहलाना शुरू हो जाती है जिस समय से ये आपकी रजिस्टर होती है। कैसे रजिस्टर होती है, कब होती है, क्यों होती है, मैं आपको अभी बताऊंगी। जब आपने रजिस्टर करवाया, ये मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में बता रखा है किस एक्ट के अकॉर्डिंग होती है, ये होती है आपकी कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ये आपकी रन होती है। पहले किसका एक्ट आपका 90s में था, बट अब आपका नया एक्ट बना है 2013 का। तो जब से आप इसके अकॉर्डिंग अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा देते हो, तो उसके बाद से ये अपनी इंडिपेंडेंट वर्किंग करना शुरू हो जाती है। जब ये आप अपने इसके रजिस्ट्रार के पास अपनी जिस समय से आपने करवाया, तो इसकी एक आर्टिफिशियल पर्सन, इसकी अपनी एक सेपरेट पहचान, सेपरेट एंटाइटी बन जाती है। भले ही ये अब पर्सन क्या करते हैं, जो पर्सन होते हैं वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, टॉक करते हैं, बातें करते हैं, सी करते हैं, हियर करते हैं, लेकिन ये भले ये सारे काम तो नहीं करती, बट इसके अलावा
ये वो सारे काम करती है जो एक नॉर्मल पर्सन करता है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स द एम्प्लॉयमेंट स्टेटस टू ऑल द पर्सन। ये सबको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन कहलाती है। ओके लर्नर्स, फिर सेकंड आता है, इसमें आपकी परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है। अब आप मुझे इसका मतलब बताइए। ये आपको आई थिंक होपफुली तो आपके इसका फर्स्ट फीचर समझ आ गया होगा। ये आर्टिफिशियल पर्सन उसी वक्त से बन जाती है जिस वक्त ये रजिस्ट्रार के पास अपनी रजिस्ट्रेशन करवाती है। ये अपनी सेपरेट लीगल एंटाइटी होती है। भले ही ये सांस नहीं ले सकती, बात नहीं कर सकती, देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, बट फिर भी ये एक पर्सन की तरह इसलिए एक्ट करती है क्योंकि इसमें सारे वो फीचर्स होते हैं जो एक पर्सन में होते हैं, और ये सबकी कलेक्टिव बिलोंगिंग का काम करती है। तो ये आपको वहां का भी समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड पॉइंट की, जो कि हो गया आपका परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल मतलब अगर आप इसे बिजनेस स्टडीज का टर्म ना माने और अगर आप इसे अपनी जर्नल इंग्लिश का टर्म माने, तो परपेचुअल का इन इंग्लिश मतलब होता है लाइफ लॉन्ग, ताउमर, जीवन भर। तो ये जो परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है, तो ये कंपनी की परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसकी गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल पे ये चलती है। ये भी आपका 11th का अकाउंटेंसी का टॉपिक है, इसकी भी मैं वीडियो लेक्चर्स जल्द अपलोड करूंगी। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, इसका क्या मतलब हो गया कि मतलब चाहे आपका कोई भी एक पर्सन, चाहे आपका कोई भी पार्टनर की डेथ हो जाए, चाहे वो बैंक करप्ट हो जाए, चाहे वो इलीगल कहलाया जाए, चाहे वो इंसॉल्वेंट हो जाए, चाहे उसके साथ कुछ भी हो जाए, ये कंपनी फिर भी चलती है। मतलब ये जो आपकी पर्सन्स होते हैं उसकी पर्सनल थिंग से अफेक्ट नहीं होती। आपकी चाहे पार्टनर्स के साथ कुछ भी हो जाए तो भी आपकी कंपनी चलती रहेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि किसी के बैंक करप्ट होने से, किसी के डेथ होने से, किसी के इंसॉल्वेंट घोषित होने से आपकी कंपनी पे असर पड़ेगा या आपकी कंपनी रुक जाएगी। ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी कंपनी सदा चलती रहेगी और पर्सन्स के साथ। अब ये सदा चलती रहेगी, लाइफ लॉन्ग चलेगी, कभी बंद ही नहीं होगी, तो इसलिए उसको हम परपेचुअल एग्जिस्टेंस कहते हैं। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है आपकी कंपनी किसी भी चीज से इफेक्ट नहीं होती, इसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए आपकी कंपनी सदा चलती रहेगी। तो होपफुली सो आपको इसके फीचर में भी समझ आ गया होगा। फिर इसके लास्ट है हमारा फीचर्स का मतलब डेफिनेशन की टर्म, कॉमन सील। कॉमन सील का क्या मतलब होता है, इस एग्जांपल से लेके समझते हैं। भले ही जो आपका अमूल है वो आपकी कंपनी है, भले ये जो सब्सिडियरी कंपनी होती है इनके पास पावर बराबर होते हैं अपने डिसीजंस खुद लेने के, लेकिन जो ये वर्क करती है वो अंडर अपनी होस्ट कंपनी के ही करती है। मतलब जो आपकी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन और फाइनेंस चीजें होती है वो आपकी होस्ट कंपनी के अकॉर्डिंग ही बनती है। तो कॉमन सील का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जितने भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो आपके या आपके प्लान्स एंड पॉलिसी हो गए, वो फाइनली तभी इम्प्लाइड होते हैं जब वो अंडरसाइंड होते हैं, मतलब जब वो साइन होते हैं बाय डायरेक्टर। मतलब अगर आपने कोई चीज बनाया और अगर आपके कंपनी के डायरेक्टर ने उसमें अपनी कंसर्न नहीं शो करी, उसने अपनी रजामंदी नहीं शो करी, तो आपकी वो रूल एंड रेगुलेशन कभी भी इम्प्लाई नहीं हो सकता। आपके रूल्स एंड रेगुलेशन को एम्प्लॉय करने के लिए, उसे लगाने के लिए आपको लीगल कंसेंट मतलब आपको उसमें अप्रूवल, आपको उसमें साइन डायरेक्टर के चाहिए होता है, वरना आपकी कोई भी चीज लीगली अप्रूव्ड नहीं होती। इसी वजह से कॉमन सील होती है। कॉमन मतलब भले ही कोई कितने भी प्लान्स एंड पॉलिसीज बना ले, फाइनल डिसीजन तो आपके डायरेक्टर का ही चलता है। होपफुली सो लर्नर्स आपको यहाँ पे भी समझ आ गया होगा। तो कंपनी की आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई लर्नर्स, इसकी आपको टर्मिनोलॉजी समझ आ गई। अब हम आगे बात करते हैं कि किसके अकॉर्डिंग बनती है। ये आपको मैंने अभी भी बताया था, जो आपकी कंपनी है वो आपके अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 के बेसिस पे बनती है, उसके अकॉर्डिंग रन करती है, उसके अकॉर्डिंग चलती है। फिर अगर इसके आगे डिटेल में चले जाए तो कंपनी के कितने टाइप्स होते हैं? कंपनी के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, वो आपका भी यहाँ पे नहीं है, आगे मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। एक होती है आपकी प्राइवेट कंपनी और एक होती है आपकी पब्लिक कंपनी। क्या होती है, क्या इसका मीनिंग होता है, क्या आपकी इसकी डेफिनेशन होती है, क्या इसका डिफरेंस होता है, मैं आपको डिटेल में अपने अपकमिंग लेक्चर्स में बताऊंगी। आज के लिए आप बस इसके नाम याद कर लीजिए। कंपनी के 2 टाइप्स होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी।
तो होपफुली सो माय डियर लर्नर्स, आपको कंपनी की सारी टर्मिनोलॉजी, सारी एक्सप्लेनेशन, सारी टर्म्स, सारे एक्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिखना, बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए आज का हम सेकंड टॉपिक करते हैं इसके फीचर्स का। क्या इसके फीचर्स होते हैं कंपनी के? पहला फीचर इसका आर्टिफिशियल पर्सन होता है। मैंने आपको अभी अभी यहाँ पे डिटेल में बता दिया था, फिर भी एक बार रिकैप करवा देती हूँ। आर्टिफिशियल पर्सन आपकी कंपनी इसलिए कहलाती है, भले ही ये ब्रीथ टॉक सी हियर नहीं कर सकती, लेकिन जिस वक्त से आप अपने रजिस्ट्रार के पास अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं, ठीक उसी वक्त से इसकी अपनी लीगल एंटाइटी बन जाती है। और क्योंकि इसकी अपनी सेपरेट एंटाइटी बन जाती है, तो ये आपकी जो कंपनी होती है ये आर्टिफिशियल पर्सन कहलाने लग जाती है। ओके लर्नर्स, फिर सेकंड होता है सेपरेट लीगल एंटाइटी। सेपरेट लीगल एंटाइटी का क्या मतलब होता है लर्नर्स? इसका मतलब होता है कि आपकी अलग एक पहचान हो। देखिए, अमूल की कंपनी की अलग पहचान है, मदर डेयरी की अपनी अलग पहचान है, आपकी कोई भी और वेडिलाल, क्वालिटी वॉल्स, काउंटलेस कंपनीज होती है, सबकी एक अलग पहचान होती है। उसको सब लोग अपने नाम से पहचानते। कैसे पहचानते? जब वो आपकी रजिस्टर होती है बाय रजिस्ट्रार। अगर आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा लिया तो उसकी एक अपनी अलग पहचान होगी और हर इंसान उसे उसके नाम से जानेगा, उसकी अपनी एक अलग वजूद होएगा मार्केट में। ओके, फिर थर्ड होता है फॉर्मेशन। किस टाइप से आपकी जो पार्टनरशिप, आपकी जो कंपनी होती है वो फॉर्म होती है। कंपनी को फॉर्म करने के लिए जो मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर होते हैं, मिनिमम मेंबर्स कितने, कम से कम लोग चाहिए होता है अपनी कंपनी को फॉर्म करने के लिए? 2। एक कंपनी आपकी मिनिमम 2 लोगों से स्टार्ट हो जाती है और जो आपके मैक्सिमम नंबर होते हैं वो होते हैं आपके 7। लेकिन किस कंपनी में? ये अभी मैंने आपको बताया था ना, 2 टाइप की कंपनी होती है, प्राइवेट और पब्लिक। तो ये आपकी होती है प्राइवेट कंपनी में। अगर आपकी कोई भी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो उसमें मिनिमम नंबर 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 7 होने चाहिए। और अगर आपकी कोई भी अगर आपकी अदर कंपनी होती है तो उसका डिफरेंट केस होता है, लेकिन अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो उसमें आपका मिनिमम 2 और मैक्सिमम 7 होने चाहिए। ओके लर्नर्स, फिर परपेचुअल एग्जिस्टेंस मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया था। परपेचुअल एग्जिस्टेंस मतलब होता है कंपनी मस्ट गो ऑन। कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता उसका कोई एक पार्टनर बैंक करप्ट हो जाए, इलीगल हो जाए, उसके साथ कुछ भी हो जाए, डेथ हो जाए उसकी, कंपनी फिर भी चलती रहती है अपने बचे हुए पार्टनर्स के साथ, बचे हुए लोगों के साथ, बचे हुए एम्प्लॉयज के साथ। तो ये समझ आ गया। फिर लिमिटेड लायबिलिटी, ये अधिकतर सबका ही फीचर होता है। तो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर जब आपने कंपनी को अपनी रजिस्टर करवाया, कहाँ रजिस्टर करवाया, किससे करवाया? बाय रजिस्ट्रार। आपने जब रजिस्ट्रार के पास अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाया, ठीक उसी वक्त से आपने अपनी लायबिलिटी स्टेटस बता दिया कि आप अपना इस वे में, इतने अमाउंट में आप अपने लायबिलिटीज पे ऑफ कर सकते हो और इस अमाउंट में आप अपना प्रॉफिट गेन करोगे। तो जितना अमाउंट आपने मेंशन कर दिया था रजिस्ट्रार के पास एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपको बस उतना ही अमाउंट में प्रॉफिट लायबिलिटी पे ऑफ करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर कभी ज्यादा लॉस हो जाए तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा। जितना आपने कहा है आपको सिर्फ और सिर्फ उतना ही देना होगा। ओके लर्नर्स, तो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब समझ आ गया। फिर होता है आपका ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मतलब शेयर्स कैसे ट्रांसफर होंगे। सुनिए ध्यान से। द शेयर्स ऑफ द कंपनीज आर ट्रांसफर्ड except in the case of private company. Every shareholder of a public limited company is free to transfer his share to any company. इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है, अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो आप अपने शेयर्स किसी को नहीं दे सकते। यू आर नॉट ऑब्लाइज टू शेयर योर टू ट्रांसफर ऑफ योर शेयर टू एनीवन, अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है। लेकिन अगर आप एक पब्लिक कंपनी के मालिक हो तो कोई भी शेयर होल्डर, हु इज अ शेयर होल्डर, मैं आपको जल्दी बताऊंगी, 12th का कॉन्सेप्ट है। जो भी आपका शेयर होल्डर होता है उसके पास फुल राइट्स होते हैं अपने शेयर किसी को भी देने का। ही हैज अ फुल राइट टू गिव यू हिज शेयर टू एनीवन, किसी को भी शेयर अपनी मर्जी से दे, कोई नहीं रोक सकता। किस केस में? पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट कंपनी वाले तो अपने शेयर्स किसी को दे ही नहीं सकते, जो उनका सिर्फ उनका ही है। ओके लर्नर्स, फिर 7th पॉइंट होता है आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। जो आपका इसमें मैनेजमेंट होता है वो आपका एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है कंपनी का, और जो मैनेजमेंट होता है वो अधिकतर केस में इसमें आपका शेयर होल्डर के पास होता है। द शेयर होल्डर इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर्स
एंड मैनेजर, मतलब जो आपका शेयर होल्डर होता है, मतलब जिसके पास आपका शेयर होता है, या आप आगे जाके पढ़ेंगे, उसी के पास राइट होता है डायरेक्टर को एम्प्लॉय करने का और आपके मैनेजर को एम्प्लॉय करने का और बचे हुए आपके एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय करने का। मतलब सारे राइट्स शेयर होल्डर्स के बाद होते हैं, चाहे वो डायरेक्टर को एम्प्लॉय करे, किस तरीके के मैनेजर को एम्प्लॉय करे, किस तरीके के एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय करे, मतलब सारे मैनेजमेंट शेयर होल्डर के हाथ में होता है। सेपरेट प्रॉपर्टी वही बात है, जब आप रजिस्ट्रेट के पास रजिस्ट्रेशन करवा लोगे तो आपकी सेपरेट लीगल एंटाइटी बन जाएगी। कॉमन सील भी वही है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यहाँ से आप समझ लीजिएगा। इसके अपनी अलग वजहान होती है, अपनी अलग वजूद होता है। फिर 10th होता है आपके रिस्क बियरिंग। कौन रिस्क बियर करेगा, कौन रिस्क देगा? द रिस्क बियरिंग इन केस ऑफ अ कंपनी इज स्कैटर्ड ओवर द शेयर होल्डर। इन केस ऑफ लॉस ऑल द शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड विद पेइंग द लॉस। अगर कहीं भी लॉस हुआ तो आपके पार्टनर्स तो देंगे नहीं, आपके एम्प्लॉयज तो देंगे नहीं, वो तो उसी अमाउंट में देंगे जिस अमाउंट में उन्होंने कहा गया था। तो जितनी भी रिस्क बियर करते हैं वो शेयर होल्डर्स करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि उनके हाथ में मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट जिनके हाथ में होता है लॉस वही देता है। कोई भी अगर दिक्कत हुई तो जिस अमाउंट में इन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन के दौरान बताया होगा, ये उसी अमाउंट में अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ करेगा, अपना रिस्क देके, मतलब सारा रिस्क शेयर होल्डर देके अगर कुछ हो जाए तो, क्योंकि ये ही अपना मैनेजमेंट संभालते हैं। ओके लर्नर्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में आपने पढ़ा कि कंपनी क्या होती है, कंपनी के सारी टर्मिनोलॉजीज पढ़ ली और इसके फीचर्स क्या होते हैं वो आपने डिटेल में पढ़ लिया। होपफुली सो आपको समझ आ गए होंगे। और अगर आपको समझ नहीं आया, किसी भी वर्ड में, किसी भी टर्म में कोई डाउट है तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए। मैं आपके हर एक कमेंट का जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूंगी। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। ये बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हें अपने जैसे ज्यादा बच्चों के साथ, अपने रिलेटिव सिबलिंग्स के साथ शेयर कीजिए जिससे ये डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर हो जाए। ओके लर्नर्स, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में वेरी सून। टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।